नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। क्योंकि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि दिसंबर में नेट की परीक्षा होगी, UGC नेट का एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो भी 10 यूनिट हैं, उन यूनिट से संबंधित वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट पेपर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसी फर्स्ट पेपर को लेकर हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। एक एक यूनिट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाएंगे और साथ ही साथ जो भी उससे संबंधित प्रश्नावली हैं, उन प्रश्नावलियों को भी हल कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारी ये पूरी सीरीज देखते हैं तो 100% आप फर्स्ट पेपर में एक अच्छा स्कोर 80+ स्कोर जरूर करके आएंगे। अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है फर्स्ट पेपर, तो भी आपके 80+ में मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये यूनिट है आपकी 4th, पेपर है आपका फर्स्ट। किस एग्जाम के लिए है? UGC नेट एग्जाम के लिए है। कौन कराता है ये एग्जाम? कौन सी एजेंसी है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आपका UGC नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और उसके हम पेपर फर्स्ट में यूनिट 4th, और इस यूनिट 4th का नाम क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण या संचार। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड यूनिट है। हम सब कंटिन्यूसली अपनी होल लाइफ कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उसी को समझने आए हैं आज कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। क्या समझेंगे हम अपनी इस यूनिट में? हम सबसे पहले समझेंगे इसमें व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, अलग अलग वक्ताओं ने कम्युनिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। दूसरा, हम इस संप्रेषण की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है कम्युनिकेशन की। तो ये हम अपना दूसरा टॉपिक जो है वो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आज के इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन यानी कि जो संप्रेषण होता है हमारा, उस संप्रेषण के क्या लक्षण हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और क्या इसमें हम करेंगे? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे होता है कम्युनिकेशन, क्या क्या स्टेप्स हैं उस कम्युनिकेशन के। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहां से आपको अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन मिलता ही है। नेट की परीक्षा में आप मान लीजिए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन का, इस यूनिट का, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार या संचार के प्रकार। कितने प्रकार का संप्रेषण होता है, कैसे उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या? वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोशिश करेंगे कि हम आपको आज इस वीडियो में 5 ऊपर के टॉपिक कवर करा दें। और अगर समय रहा और आप लोग हमसे जुड़े रहे, तो मैं आगे के भी टॉपिक्स जो है वो आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी ये यूनिट कवर हो और आप इसकी प्रैक्टिस लगाएं, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपकी नेट की परीक्षा आने वाली है। तो इसलिए समय को ना खराब करें, हम सीधे मुद्दे की बात करें, नो बकवास। मुद्दे की बात, नो बकवास। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या, क्या है ये संचार, किसे कहते हैं संप्रेषण।
मैं आपके साथ अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहा हूं। मैं आपके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं। यही कम्युनिकेशन है। अब वो मैं किसी माध्यम से करूं, कैसे भी मैं आपके साथ अपने विचारों को, अपने भावनाओं को आपके साथ में जो व्यक्त करूंगा, और अगर आप मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि हमारे और आपके बीच संप्रेषण हुआ है, हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन हो गया है। तो कम्युनिकेशन में हम इस जीवन में शुरू से लेकर अंत तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब तक हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर व्यक्ति कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन को समझने के लिए आप बात समझिए। कम्युनिकेशन ये नहीं कि मैंने आपसे कुछ कहा और आप समझे ही नहीं। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको कम्युनिकेशन नहीं कहूंगा। कम्युनिकेशन तब माना जाएगा जब मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को या मेरे द्वारा कही हुई बात को आप ग्रहण करते हैं और उसको समझ जाते हैं। समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं और फिर आप प्रतिक्रिया करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे और आपके बीच संप्रेषण हुआ है। अन्यथा हम इसको संप्रेषण नहीं मानेंगे। संप्रेषण तभी माना जाएगा जब बात को हमने आप तक पहुंचा दिया हो, ट्रांसमिट कर दिया हो, जब अपने विचार मैंने आप तक पहुंचा दिए हों और आप उन विचारों को समझ गए हों। तो सिंपल सी बात, कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी द्वारा दी गई सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है। इसमें दो लोग होंगे। एक वो जो अपने विचारों को देगा, जो अपने विचार कहेगा, बताएगा, समझाएगा। वो व्यक्ति कौन होगा? वो होगा सेंडर। और एक दूसरा व्यक्ति जो इन विचारों को ग्रहण करेगा, इनको समझेगा, वो होगा रिसीवर। तो क्या मैं ये कहूं कि कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है? ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, प्रेषक और ग्राहक, प्राप्तकर्ता, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, ये दो पक्ष होने चाहिए, ये दो पोल्स होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं, हो सकता है कि जो व्यक्ति सेंडर है वही व्यक्ति रिसीवर हो। कभी कभी हम अपने आप से ही बात करने लगते हैं, हम अपने आप को ही समझाने लगते हैं, यार ये गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल पागल हूं, मूर्ख हूं, मुझे ऐसा कैसे कर दिया मैंने, हे भगवान तू क्या देख। किससे बात कर रहा हूं मैं? कौन है रिसीवर? कौन सुन रहा है मेरी बातों को? कौन समझ रहा है मेरी बातों को? मैं खुद। तो हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति हो। तो हम यहां पर यह कहेंगे कि कम्युनिकेशन में दो पोल होंगे, एक सेंडर और एक रिसीवर, एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सेंडर और रिसीवर, सेंडर क्या करेगा, प्रेषक क्या करेगा, अपने संदेश को कहां पहुंचाएगा? रिसीवर के पास पहुंचाएगा, यानी कि प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाएगा। तो एक संदेश पहुंचाएगा और एक उसको प्राप्त करेगा। हमने पहले क्या किया? चिट्ठी पत्री लिखते थे। अपने भाई को हमने चिट्ठी लिखी, बाहर पढ़ रहा है तो उसमें लिख दिया, यहां सब राजी खुशी है, सब कुशल हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहां पर कुशल मंगल होंगे। बाकी हमने अपनी पूरी बात बताई कि पिताजी की तबीयत खराब है, पिताजी को मैंने हॉस्पिटल में दिखाया है, डॉक्टर ने उनको बताया कि उन्हें बीपी की बीमारी है। और ये चिट्ठी को मैं भेज देता था और भेजने के बाद मेरे भाई के पास जब जाती तो भाई पढ़ता था, समझता था, तो उधर से वो जवाब देता था कि पिताजी को अच्छे डॉक्टर से दिखाइए और मैं जल्द ही वापस आऊंगा घर पे। तो उसने प्रतिक्रिया दी।
ये मेरा उससे क्या हुआ, संप्रेषण हुआ, मेरा उससे कम्युनिकेशन हुआ। और कम्युनिकेशन के लिए कॉमन बात आप ध्यान रखिए, एक चीज कॉमन होती है, लैंग्वेज। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट होना चाह रहे हैं, अगर किसी के साथ आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक कॉमन लैंग्वेज का होना आवश्यक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए एक सामान्य भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज का होना आवश्यक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको भी हिंदी आती है, मैं भी हिंदी बोल रहा हूं, आपको भी अंग्रेजी आती है, मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो अगर हमारे और आपके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन लैंग्वेज होगी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, देखिए लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, यही सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें कि भाषा क्या है, तो लैंग्वेज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा जो है वो संप्रेषण का साधन है। और भाषा क्या है? संप्रेषण का साधन है। इससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान यानी संप्रेषण करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है लिखित, यानी हम लिखकर किसी के साथ संप्रेषण कर सकते हैं, लिखकर हम किसी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो यह भाषा है, लिखित रूप भाषा का होता है। दूसरा मौखिक, ओरल, बोलकर हम अपना कुछ बोलकर भी अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं को आप तक पहुंचा सकते हैं, जो कि मैं पहुंचा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, तब भी मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। आप मेरी लिखी हुई चीज को पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ है। और हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है? भाषा है। मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी और मेरी भाषा एक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा रूप भाषा का होता है सांकेतिक। यह भी भाषा का एक रूप है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने किसी से इशारे में कोई चीज कही और वो मेरा इशारा समझ गया, तो इसका मतलब मेरा और उसके बीच में कम्युनिकेशन हो गया, मेरा और उसके बीच में संप्रेषण हो गया। मैंने उसको इशारा किया। अब समझने वाले समझ जाएंगे कि भाई मैं क्या मांग रहा हूं, पानी ही मांग रहा हूं, दूसरी चीज नहीं मांग रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो मैंने इशारा किया कि भाई गला सूख रहा है, जरा ले आओ, तो पानी ला देगा। दारू तो नहीं ला देगा ना, वो पानी ला देगा मेरे लिए। वो समझ गया मेरे भावनाओं को, मेरे विचारों को, मेरे द्वारा जो उससे कहा गया उसको समझ गया। वो तो समझ गया, तो मेरा उसके बीच में संप्रेषण हो गया। आप ट्रैफिक लाइट के सामने जाते हैं और जैसे ही रेड लाइट होती है आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। क्या किसी ने कहा आपसे? किसी ने बोलकर कहा? किसी ने लिखकर कहा? नहीं कहा ना, सिर्फ संकेत है। तो संकेत भी भाषा का एक रूप है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन भी हम लिखित तरीके से, मौखिक तरीके से या सांकेतिक तरीके से कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें क्या हैं? ये भाषा के रूप हैं। और मैंने कहा कि भाषा क्या है? भाषा इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का एक साधन होती है। अगर मैं कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को और दूसरे तरीके से समझूं, तो देखिए संप्रेषण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कि एक तो विजुअल कम्युनिकेशन होगा, विजुअल चीजों को देखकर। एक होगा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन होगा।
एक होगा विजुअल कम्युनिकेशन, चीजों को देखकर हम समझेंगे, हम संप्रेषण स्थापित करेंगे, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। और एक हो जाएगा साउंड कम्युनिकेशन, हम चीजों को सुनकर अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम कहेंगे साउंड कम्युनिकेशन। व्यापक तौर पर अगर मैं इन दोनों कम्युनिकेशन की बात करूं, विजुअल कम्युनिकेशन और साउंड कम्युनिकेशन की, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो एक समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकता है? तो आप कहेंगे कि साउंड कम्युनिकेशन। साउंड कम्युनिकेशन जो है वो एडवर्टाइज का एक अच्छा मीडियम है। हमने भोंपू लेके चिल्लाया, हम सुनो 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 आज ये बात है, तो पूरा मोहल्ला सुन लेगा, कोई एक व्यक्ति नहीं सुनेगा। जिस रोड से, जिस गली से, जिस कॉलोनी से अगर वो निकल जाएगा चिल्लाता हुआ भोंपू वाला, तो सबको सुनाई देगा। एक साथ कई लोगों को हम अपनी बात कह सकते हैं, तो यह कहलाएगा आपका साउंड कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा साउंड होगी, जितनी तेज आवाज होगी, उतने ही ज्यादा लोगों को हमारी बात पहुंच जाएगी। दूसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण अर्थात चीजों को देखकर सूचनाओं का आदान प्रदान हो। चीजों को देखकर हम अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो चीजें कहलाएंगी आपकी विजुअल कम्युनिकेशन। अब जरा सोच के बताइए कि इनमें से कौन सा विजुअल कम्युनिकेशन में शामिल होंगे और कौन सा साउंड कम्युनिकेशन में शामिल होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो रिटन तरीका है, भाई मैं लिख रहा हूं और आप लिखी हुई चीज को देखकर ही तो हमारी सूचना को प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा सांकेतिक, सांकेतिक सिंबॉलिक फॉर्म। ये दोनों जो हैं वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे? ये विजुअल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा साउंड कम्युनिकेशन, जो मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, जो बोलकर बता रहा हूं, जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड के जरिए मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो वो हो जाएगा आपका साउंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम समझे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि संप्रेषण का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या है कि किसी सूचना को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक जगह से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण है। ये सामान्य भाषा में आप जानते हैं, समझते हैं। दूसरी बात, ये जो संप्रेषण शब्द है जिसको इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ये कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट से लिया गया है। कौन से दो शब्द हैं जिनसे ये कम्युनिकेशन शब्द बना है? तो आप कहेंगे कि लैटिन वर्ड हैं, एक कम्युनिकेयर और दूसरा कम्युनिस्ट। इन दोनों शब्दों से ही उत्पत्ति हुई है किस शब्द की? कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। कोई भी सूचना है वो सामान्य कैसे बनेगी? जब हमारी बात को सभी लोग समझ जाएंगे। हमारी बात को, प्रेषक की बात को जब प्राप्तकर्ता समझ जाएगा तो वो चीज सामान्य हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी हम लोगों में। अभी तक वो सूचना सिर्फ मुझको मालूम थी, अब वो सूचना आपको भी पता है, तो इसका मतलब वो सूचना कैसी हो गई? कॉमन हो गई। तो कम्युनिकेशन का सामान्य अर्थ जो होता है वो यही होता है, टू मेक कॉमन, टू शेयर समथिंग। यानी किसी चीज को हम शेयर करें और उसको कॉमन कर दें, तो वो हो गया हमारा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। बात आई समझ में कि नहीं? तो यहां से आपको ये पता चला कि कम्युनिकेशन शब्द जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो एक कम्युनिकेयर या फिर
कहीं कहीं किताबों में आपको कम्युनिस्ट लिखा दिखाई देता है। दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामान्य बनाना, यानी किसी सूचना को, किसी तथ्य को, किसी विचार को सामान्य बनाना जो है वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी कम्युनिकेशन की। कुछ परिभाषाएं मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं एलन लुईस की परिभाषा बता रहा हूं। एक अच्छे वक्ता थे, इन्होंने अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना ये विचार दिया, अच्छे शिक्षाविद रहे, इन्होंने अपना एक विचार दिया संचार को लेकर। इन्होंने क्या कहा, क्या परिभाषा थी इनकी? इन्होंने कहा कि संचार उन सभी चीजों का योग है, संचार यानी संप्रेषण उन सभी चीजों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के मन में समझ पैदा करना चाहता है। सिंपल सी बात। इन्होंने कहा कि संप्रेषण क्या है? बोले संप्रेषण वो सारी चीजें हैं जो एक व्यक्ति तब करता है जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में समझ पैदा करना चाहेगा। वही बात, अगर मैंने कुछ कहा और आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करके समझ गए तो इसका मतलब मेरा और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन मैंने कुछ कहा और आप समझे ही नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में यह जरूरी है कि सेंडर ने जो संदेश, जो मैसेज दिया है वो रिसीवर को अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ। तो इन्होंने अपनी बात पे कहा कि वो सारी चीजें जो हम तब करते हैं जब वो किसी व्यक्ति के मन में समझ पैदा करना चाहते हैं, उसके मस्तिष्क में समझ पैदा करना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों को हम मिलाकर क्या कहेंगे? उन सारी चीजों को मिलाकर हम कम्युनिकेशन कहेंगे, संप्रेषण कहेंगे। चलिए दूसरे, जॉर्ज टेरी ने क्या कहा कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। इन्होंने कहा कि संचार यानी संप्रेषण क्या है? तो उन्होंने कहा संप्रेषण क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो फैक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनका एक्सचेंज किया जा रहा है, उनका आदान प्रदान किया जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो वही कहलाता है संप्रेषण। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अलग अलग स्तर के एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षाओं में ये काफी बार आई है कम्युनिकेशन की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा कि संचार वह प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा व्यक्तियों या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया, देखिए ध्यान रखिए, एक समझपूर्ण प्रक्रिया, अंडरस्टैंडिंग, समझपूर्ण प्रक्रिया प्राप्त हो सके। ये किसने कहा? पीटर लिटिल ने कहा। यह परिभाषा किसकी है? पीटर लिटिल की है। तीनों परिभाषाएं जो मैंने आपको दी, तीनों में कुल मिलाकर यही कहना है कि अगर एक व्यक्ति अपने विचारों और भावों को किसी दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है और उसमें समझ विकसित हो जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम संप्रेषण कहेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको संप्रेषण के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं आपके साथ संप्रेषण कर रहा हूं, मैं फोन से अगर बात कर रहा हूं तो संप्रेषण है, मैं अपने आप अगर कोई बात कर रहा हूं, अपने आप से कुछ कह रहा हूं तो वो भी संप्रेषण है। संप्रेषण के दो ध्रुव ध्यान रखिए, एक सेंडर और एक रिसीवर, और इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो रही हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही हो, फैक्ट्स ट्रांसफर हो रहे हो, इमोशंस ट्रांसफर हो रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन है, तो ये संप्रेषण है। और आज के इस दौर में संप्रेषण सबके लिए जरूरी है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सबके अंदर डेवलप होना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, अगर आप अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज में पिछड़े हुए हैं। हमारे अंदर यह स्किल डेवलप होना चाहिए कि हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से किसी के समक्ष रख सकें और अपनी बात को समझा सकें। एक
अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति जो है वो हर स्तर पर सफल होता है, चाहे कोई सा भी स्तर हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई सा भी स्तर हो, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो सफल होगा। चलिए, अब बात आती है कि ये जो कम्युनिकेशन है, मैंने यहां पर जो 3 आपको अभी थ्योरीज, 3 डेफिनेशंस दी थी, वही मैंने आपको इंग्लिश में यहां लिख के दी। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने समझा कि कम्युनिकेशन क्या है। मैंने आपको इशारे से कहा ना बैठ जाओ, इशारा क्या बोले नहीं, हमने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैठ जाइए। कम्युनिकेशन हो गया, आप मेरी बात को समझ गए, आप बैठ गए। मैंने कहा आप समझ गए कि मैंने क्या कहा कि चुप हो जाओ। आप मेरी बात को समझ गए, मेरे मैसेज को आप तक मैंने अपने मैसेज को पहुंचा दिया और आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो कम्युनिकेशन हो गया। कि जरूरी नहीं चीजों को लिखकर या बोलकर ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो, हम संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम शाब्दिक रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो अशाब्दिक रूप से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारे उस दूसरे पॉइंट की कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारा संप्रेषण है, इस संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है। संप्रेषण की प्रकृति की बात करेंगे, संप्रेषण की प्रकृति की बात करेंगे हम कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, कैसा होता है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली बात, डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है, चलती रहती है। सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, सेंडर टू रिसीवर, हो सकता है रिसीवर बहुत सारे हों, और जीवन पर्यंत चलेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत और गतिशील प्रक्रिया है ये कम्युनिकेशन। जीवन भर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन में स्किल्स होते हैं, कुछ कौशल होते हैं जो डेवलप होते हैं हमारे। क्या क्या? LSRW, L का मतलब लिसनिंग, S का फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब कम्युनिकेशन के स्किल हैं। ये सारे स्किल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सारे स्किल्स जो हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में सम्मिलित होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाते हैं। लिखकर, सुनकर, पढ़कर, बोलकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सारे स्किल्स कम्युनिकेशन के हैं। ऑल परवेशिव, ऑल परवेशिव का मतलब सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन है, हर जगह कम्युनिकेशन, हर जगह एस्टैब्लिश हो रहा है, तो सर्वव्यापी है। टू वे प्रोसेस, इंपॉर्टेंट बात है, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब हुआ कि इसमें 2 रास्ते, 2 मार्गी प्रक्रिया है, जिसमें एक जगह सेंडर है और एक जगह रिसीवर है। यानी एक जगह प्रेषक है और एक जगह कौन है? प्राप्त करता है। हम सेंडर को अपनी बात, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, संदेश हम उसको भेज रहे हैं और उसने समझकर संदेश को प्रतिक्रिया कर दी, तभी पूरा कम्युनिकेशन होगा। अगर प्राप्त करा कोई प्रतिक्रिया ना करे, वो समझ ना पाए, हमको कैसे पता चलेगा कि वो समझ गया कि नहीं? वो अपना फीडबैक देगा। तो ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक लास्ट स्टेज है। फीडबैक आने के बाद हम कहेंगे कि फाइनली कम्युनिकेशन हमारा हो गया। इसीलिए टू वे प्रोसेस है। इसमें विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। हमने कोई संदेश दिया और उधर से उसका परिणाम आ गया। नेक्स्ट, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मैंने अभी डिस्कस की थी कि रिसीवर और सेंडर, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज का होना आवश्यक होता है। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज होती है। अब वो लैंग्वेज चाहे रिटेन हो, ओरल हो, सिंबॉलिक हो, सिग्नल्स हो, कोई से भी रूप हो लैंग्वेज का, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो कॉमन होनी चाहिए,
तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है जीवन पर्यंत। अरे जब हम पैदा हुए, जब हमको भूख लगी तो हम रोए, और भूख जब जब लगती थी हम रोते थे, तो मेरी मां समझ जाती थी कि मुझे भूख लगी है या मुझे कोई कष्ट है। तो मैंने अपनी बात को शब्दों से नहीं, मैंने अपनी बात को मां तक पहुंचा दिया, मां मेरी बात को समझ गई, तो ये कम्युनिकेशन है। तो व्यक्ति के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक, पूरे जीवन पर्यंत कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है। इसीलिए से हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैंने क्या कहा कि डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, इसमें कॉमन लैंग्वेज होती है, टू वे प्रोसेस है। ये सारी चीजें जो हैं वो कम्युनिकेशन की प्रकृति बताती हैं, कम्युनिकेशन के नेचर को दर्शाती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको एग्जाम में दिए जाएंगे कि कौन सा इनमें से संप्रेषण की प्रकृति नहीं है, और इन चार में से कोई एक एक्स्ट्रा, इनमें से कोई चौथा ऑप्शन जो होगा या चार में से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इसकी नेचर में शामिल नहीं होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के हमने प्रकृति को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संचार के उद्देश्य, यानी संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या उद्देश्य होते हैं हमारे इस कम्युनिकेशन का, हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है हमारे कम्युनिकेशन का, उनकी बात करेंगे। पीपल कीप देमसेल्फ अपडेट, पीपल कीप देमसेल्फ अपडेट, यानी व्यक्ति जो हैं वो अपने आप को अपडेट रखता है। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमको क्या मालूम दीन दुनिया में। हमने सुबह अखबार पढ़ा तब हमको पता चला कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, तब हमको पता चला कि डीएम साहब ने आज ये आदेश दे दिया है, तब हमको पता चला कि आज विद्यालयों की छुट्टी है या नहीं है। तो हम अपने आप को अपडेट रखेंगे। हमको पता चला शाम को न्यूज में हमने जब सुना कि भैया नोटबंदी हो गई, कल से नोट बंद है, तो हम अपने आप को अपडेट रखते हैं, हर चीज से अपडेट रखते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है वो अपडेट रहे। पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ कम्युनिकेटिंग, लोग जो है अपनी सामाजिक जीवन में जब लोगों के साथ कम्युनिकेट होते हैं, अगर वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। समाज की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में वो सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। किससे? जब उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होगा। हम बात ही नहीं कर सकते, हम दूर खड़े हैं, ठीक है। सहयोग करने की भावना कब आएगी? जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगा। हम लोगों से कहेंगे कि यार ठीक है, इसको करना है। हम बात ही नहीं करेंगे अगर किसी से, अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, शर्माते रहेंगे, हेजिटेट होते रहेंगे, तो हम सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये कम्युनिकेशन जो है वो हमको समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देता है। नेक्स्ट, बेटर कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन इज वेरी नेसेसरी टू कीप द सोसाइटी बॉन्ड। में ये कहा है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो व्यक्ति और समाज के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, जिससे एक समाज अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, अब जब बॉन्डिंग अच्छी होगी, लोग समाज के साथ अच्छे बनेंगे तो एक समाज अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज, स्प्रेड अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डे टू डे इश्यूज। ये क्या है कि नए विचारों को फैलाने का दिन प्रतिदिन जो है कार्य करता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं? नए विचारों का हम दिन प्रतिदिन फैलाते हैं। इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। कम्युनिकेशन जो है वो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता को
विकसित करता है। इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड मोरल, हमको उत्साह मिलता है अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग मिलता है, किससे? कम्युनिकेशन से। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के, और हर व्यक्ति को मैं कहूंगा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन शो करना है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होगा। नेक्स्ट, हमने अभी जो संचार के उद्देश्यों की यानी संप्रेषण के उद्देश्यों की बात की थी, वो सारे उद्देश्य यहां पर मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं। जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये सारे अभी पॉइंट समझा चुका हूं। अभी मैंने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड और क्या पढ़ा? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, और साथ ही साथ में हमने पढ़ा क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण की प्रकृति, और दूसरा पढ़ा हमने कि संचार और संप्रेषण की क्या उपयोगिता, क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस संचार की प्रक्रिया होती कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं, कैसे संप्रेषण जब हम किसी के साथ करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा कि इसमें एक सेंडर होता है एक पोल पर, और दूसरे पोल पर एक रिसीवर होता है। सेंडर अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपने फैक्ट्स को, अपने इमोशंस को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। यानी कि सेंडर के पास एक मैसेज होगा, एक संदेश होगा। अब वो रिसीवर तक कैसे पहुंचाए? तो पहले उस संदेश को वो सबसे पहले उस संदेश की क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा, कूटबद्धता करेगा उसको चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कैसे पहुंचाना है उस संदेश को। मेरे दिमाग में कोई मैसेज आया कि मुझे अपने मित्र को बताना है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब मैं कैसे बताऊंगा? शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो पहले मैं उस मैसेज की एनकोडिंग करूंगा। एनकोडिंग का मतलब ही है कि जो हमारा संदेश है उस संदेश को हम एक रूप दे दें, वो लिखित, मौखिक, सांकेतिक, कैसा भी एक रूप दे दें। अब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? उसका मीडिया यानी कि चैनल, किस चैनल से हमको उसको भेजना है वो चैनल हमारा होगा, और उस चैनल से वो क्या होगा कि रिसीवर तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले एक सेंडर के पास मैसेज है, उसकी इनकोडिंग करेगा और चैनल निर्धारित करेगा कि हमें किस चैनल से उसके पास भेजना है। कि स्पीड पोस्ट भेजनी है, कि साधारण डाक से भेजना है, कि टेलीफोन से भेजना है, बात कहकर यह मैसेज देना है। हमें किस माध्यम से उसके पास अपने संदेश को भेजना है वो हमारा चैनल यानी मीडिया होगा। रिसीवर के पास हमारा मैसेज पहुंच गया, जो भी हमने कूटबद्धता की उसमें उसके पास मैसेज पहुंच गया। अब वो उस मैसेज की क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। जो हमने इनकोडिंग की थी, जो हमने कूट बनाए थे, जो शब्द बनाए थे या जो संकेत बनाए थे, उन संकेतों को वो डिकोड करेगा फिर। और जब डिकोड करेगा तो उसके पास जो फॉर्म आ जाएगी वो फिर से वही जो हमारा मैसेज था, जो हमारा संदेश था, वो फॉर्म में आ जाएगा। पहले क्या होगा? सेंडर मैसेज होगा उसके दिमाग में, मैसेज की इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग को किसी माध्यम से रिसीवर के पास भेजेगा। रिसीवर उस मैसेज की डिकोडिंग कर देगा और उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेगा। जब मैसेज की डिकोडिंग हो जाएगी तो उस मैसेज को वो क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर उसको वो मैसेज समझ में आ गया है तो वो उसका फीडबैक देगा। अगर उसने वो फीडबैक पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो गया। अगर वो बात को समझ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। तो वो फीडबैक किसको देगा? सेंडर को देगा। तब जाकर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें आपके ये सारे चरण आएंगे। पहला चरण सेंडर, सेंडर को हम प्रेषक कहते हैं, सेंडर को हम प्रेषक कहते हैं। मैसेज को हम संदेश कहते हैं, कूटबद्धता कहेंगे, मीडिया चैनल कहेंगे या माध्यम कह सकते हैं,
रिसीवर को हम प्राप्तकर्ता कहेंगे, एंड डिकोडिंग को उत्प्रता कहेंगे। फीडबैक ये हमारी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, और इसके बाद वो बात सेंडर तक पहुंच जाती है। तो ये है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। सिंपल सी बात, मैं अपनी बात को, अपने मैसेज को देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी नौकरी लग गई है, तो मैं इस संदेश को क्या करूंगा, पहले इनकोडिंग करूंगा। इनकोडिंग करने के बाद किस माध्यम से मैं भेजूं, वो माध्यम डिसाइड करूंगा, और माध्यम से वो कहां पहुंच जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाएगा। प्राप्तकर्ता उसकी क्या करेगा, डिकोडिंग कर देगा और उस मैसेज को समझ जाएगा। डिकोडिंग करने पर ही उस मैसेज को क्या कर देगा, समझ आ जाएगी, और जब वो समझ जाएगा तो उसकी वो प्रतिक्रिया करेगा, मुझसे बधाई मुझे देगा और मुझसे कहेगा कि बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपकी नौकरी लग गई। तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो मैसेज उसको दिया वो मैसेज उसके पास पहुंच गया। बात समझ में आ गई। यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, पूछा जाता है कि सबसे अंतिम चरण कौन सा है, फीडबैक। फीडबैक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि संचार की प्रक्रिया में या संप्रेषण की प्रक्रिया में अंतिम चरण कौन सा होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने प्रोसेस ऑफ यहां पर जो डिस्कस किया वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की। आज इस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने संचार या संप्रेषण के अर्थ को समझा, अलग अलग शिक्षाविदों ने जो उसकी परिभाषाएं दी उन परिभाषाओं को समझा, फिर मैंने संचार के प्रकृति को समझा, संचार की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन समझा। उसके बाद मैंने संचार के उद्देश्य यानी संप्रेषण के उद्देश्यों की बात की, और अंत में मैंने इस वीडियो में क्या समझा कि संचार की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन को हम यहां पर समझेंगे कि कितने प्रकार से हमने कम्युनिकेशन के प्रकारों को बांटा है। एक एक प्रकार से आपको समझना होगा, एक एक प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाएंगे, और बहुत ही सरल और सहज ढंग से हम आपको इस कम्युनिकेशन के प्रकारों के बारे में समझाएंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, फीडबैक दें, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो अगली बार से मैं इस कम्युनिकेशन को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।